अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सालमियत और मईशत के हवाले से चंद अहम और बड़े फैसले सामने आए हैं। इस इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम, हसास इदारों के सरबराहान, चारों सूबाई IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी के इजलास में होने वाले अहम फैसलों की बात करें तो इस इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन को 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए आखिरी डेडलाइन है। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला किया गया है कि 1 नवंबर 2023 से वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। इजलास में 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड तस्करा पर होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि 10 अक्टूबर तक तस्करा और 1 नवंबर से पासपोर्ट के अलावा दीगर तमाम किस्म की दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी होंगी। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश फराम करने या सहूलियात फराम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस के अरकान शामिल होंगे और इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल लोगों और उनकी जाली कागजात पर बनी गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। इसके अलावा एपेक्स कमेटी इजलास में नादरा को हिदायत की गई है कि वो तमाम जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और अगर किसी की शनाख्त में शक हो तो इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद रहायश या कारोबार करने के बारे में मालूमात फराम की जा सकती है। इस सिलसिले में जो भी शहरी हुकूमत से ताउन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा और इसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। इस इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजलास में फैसलों के बारे में बताया। उनका कहना कि वो 1 नवंबर की एक डेडलाइन दे रहे हैं, जिसके बाद फुल थ्रॉटल पे एक कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा ऑपरेशन एक फुल थ्रॉटल में चलेगा और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क से जाना चाहता है, खुद जाना चाहता है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद ही चला जाए। निगरान वज़ीर दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान महाजरीन से मुताल्लिक कुछ आदादो शुमार भी पेश की और बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में अंदाजन 44 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी हैं और इनमें से 14 लाख के पास रजिस्ट्रेशन का सबूत है। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8.5 लाख अफराद हैं और गैर रजिस्टर्ड शुदा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी 17 लाख से ज्यादा है। 1.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है। ये मैं जस्ट आपको अफगान नेशनल्स बता रहा हूँ और नेशनल्स भी है और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 0.85 मिलियन है और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है। निगरान वज़ीर दाखिला का यह आदाद शुमार पेश करने का मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान कैसे अपना कसीर ज़र मुबादला इन महाजरीन पर खर्च करता है, जिससे खुद पाकिस्तानी माली लिहाज से मुतासर होते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी खदशात का शिकार होती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अफगान महाजरीन की आड़ मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी का तस्करा किया और बताया कि कैसे ये महाजर दहशत गर्दों के सहूलतकार बनते हैं। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाकया हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफगानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाकया हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफगानी थे। दहशत गर्दी, बराह रास्त माली और जानी नुकसानात के अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग है। यही महाजरीन स्मगलिंग का भी एक बड़ा जरिया है। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को ठीक करने के लिए हर हरबा आजमाया और अपना कसीर ज़र मुबादला बचाने के लिए डॉलर्स की कमी को दूर करने के लिए इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई, जिससे मुल्क की सनतें भी मुतासर हुई। लेकिन इसका बराह रास्त मुल्क को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ, क्योंकि वही लग्जरी अशिया जिन पर पाबंदी लगाई जाती थी वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगल होकर मुल्क पहुँचना शुरू हो जाती हैं।
दूसरा डॉलर की जखीरा अंदोजी और उसके बाद इसकी अफगानिस्तान के जरिए स्मगलिंग ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने तक पहुंचा दिया। इन तमाम खराबियों की एक बड़ी वजह यही गैर कानूनी रजिस्टर्ड महाजरीन ही बने हैं। और कुछ आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान बदस्तूर पनाह गजीनों को मेजबानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक। अफगानिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब के बाद पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की आमद शुरू हुई। ताहम जब अफगानिस्तान की सोशलिस्ट हुकूमत की अपील पर सोवियत यूनियन की फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो उसके बाद महाजरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए परागुज़ीन के जून 2023 की आदाद शुमार तक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 42,29,000 है, जिसमें से 52.6% KP में है, 24.1% बलूचिस्तान, 14.3% पंजाब, 5.5% सिंध, 3.1% इस्लामाबाद और 0.3% आज़ाद कश्मीर में है। 6 लाख नए अफगान पनागुज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2.5 लाख अफगान बाशिंदे साल 2021 में पाकिस्तान पहुंचे। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में इक़्तिदार के हाथ में आया। पाकिस्तान में लाखों अफराद की आमद के बाद समाजी और माशी मसाइल ने सर उठाना शुरू किया। मुल्क में हथियारों और मनशियात की भरमार हुई। कत्ल, अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक जारी है। माली अखराजात की बात की जाए तो जनवरी 2023 को पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने खबर शाया की थी कि साल 2022 के बाद से अमरीका इंसानी फलाह की मद में पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगानियों और उनकी होस्ट कम्युनिटीज पर तकरीबन 62 अरब रुपए खर्च कर चुका है। यह रकम अभी सिर्फ अंदाजों पर मुश्तमिल है, जबकि असल रकम इससे कहीं ज्यादा है और ये आदाद शुमार भी सिर्फ काबुल पर तालिबान की हुकूमत के बाद के हैं। इससे पहले गुज़श्ता 40 बरस से उन पर से इससे कई सौ गुना ज्यादा अखराजात किए जा चुके हैं और आज की पॉलिसी के बाद कुछ सवालात भी खड़े होते हैं। यहाँ सवाल ये है कि यह फैसला जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब इतनी ताखीर से और इतना नुकसान उठाने के बाद क्यों हो रहा है? इस फैसले से पहले ज़रूरी था कि हम ऐसे इक़दामात उठाने के लिए तैयारी करते जो नहीं किए गए। अफगान महाजरीन के इस तरह इनखला से पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर पर मनफी असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी। इसलिए क्या मनसूबा बंदी की गई है कि इससे कैसे निपटा जाएगा? या सवाल ये भी है लामहल्ला महाजरीन और गैर कानूनी रजिस्टर्ड महाजरीन की वापसी से पाकिस्तान में वर्क फोर्स की भी कमी होगी, इसके बाद दूरस्थ असरात मुरतब होंगे। या सवाल ये भी है कि इस पॉलिसी और इस पर अमल करने से आलमी तौर पर भी एक सख्त रद्द-ए-अमल आने की तवक्को है। जैसे UNHCR ऑलरेडी इनको स्पॉन्सर कर रहा है, पैसे दे रहा है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? और फिर देखने की बात तो ये भी है कि क्या क्रॉस बॉर्डर ये जो स्मगलिंग हो रही है या दीगर मामला है, सिक्योरिटी इशूज़ है, क्या अफगान हुकूमत के साथ ये मामला उठाया जाएगा? और सोचने की बात तो ये भी है कि स्मगलिंग को जिस तरह से रोका गया है, डॉलर ओपन मार्केट में नीचे आया है, इंटर बैंक के अंदर भी डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई, रुपये और डॉलर की पैरिटी में भी खासा फर्क आया। सरफराज बुख्ती साहब ने आज से एक रोज़ पहले ये स्टेटमेंट दिया कि जो स्मगलिंग हो रही है, अगर इसमें पाक फौज के एहलकार भी मुलव्वस होंगे तो उनका कोर्ट मार्शल होगा। यानी सीरियसनेस इदारे की इस कदर ज़्यादा है कि वो अपने इदारे के अंदर भी एहतसाब करने के लिए तैयार है। सरफराज बुख्ती साहब क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाकर। भी हुई है, ये कोई ऊंटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। अब गैर कानूनी जो लोग मौजूद हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान में है, उनको फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का कह दिया गया है। 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है और दिखाई ये दे रहा है कि प्रोमिनेंट जो हिस्सा है इसमें वो अफगान पनाह गुज़ीनों का है और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, अफगान इमिग्रेंट्स हैं, वो इसकी जद में यकीनन आएंगे। इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार जर्नल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये पॉलिसी डिसीजन है जो आज आपने देखा एपेक्स कमेटी इजलास में, दो टोक अंदाज में, गैर मुबहम अंदाज में ये फैसला ले लिया गया है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी एपेक्स कमेटी इजलास से जो खिताब किया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसमें हकीमुल उम्मत शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल के शेर भी हस्ब रवायत उन्होंने पढ़े हैं। वो तो प्रिंसिपल स्टैंड लिए हुए हैं, स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अब ये जो उसूली मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा, ये बहुत अच्छा और खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन इतना आसान होगा जितना दिखाई दे रहा है, अभी बताया जा रहा है? हर तरह से पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ है। हमने बहुत बड़े अपने औकात से बहुत बढ़कर हम अफगानिस्तान की मदद की, वो करते रहे हैं, अब भी शायद करना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाले खुद जिस वक्त अबूरी हुकूमत है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये स्टेप वाइज काम हो रहा है, तकलीफ होगी इसमें, रेजिस्टेंस भी आएगा इसमें, और इसमें रेजिस्टेंस करने वाले और नहीं होंगे, हमारे अपने लोग होंगे
उनको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिनके साथ मिलकर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मुश्किल है काम, लेकिन करने वाला है, करना चाहिए, और ये पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए है। जो भी काम पाकिस्तान के लिए बेहतरी में होगा, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज ना। आपने कहा कि डीपली रूटेड है सिस्टम के अंदर। जब सिस्टम में इनकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और खास तौर पे अब तो इकोनॉमी के अंदर भी जहां तक ये रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, प्रॉपर्टीज और ये सारा कुछ है, तो फिर एकदम से सेटबैक तो हमारे लिए भी होगा, डोंट यू थिंक? देखिए, फॉर टेम्पररी सेटबैक अगर ये हमें होता है और इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के फायदे में है, तो मैं फिर भी चाहूंगा कि एज ए नेशन वी मस्ट सपोर्ट दिस मेजर। ये इन लोगों की जो तो लीगलाइज हैं, जिनको किसी के से हुकूमत ने कहीं कहीं इजाजत दी हुई है, उनको तो लास्ट स्टेज पे जाकर डील करना चाह रहे हैं ना। पहले तो जो इलीगल हैं, जिन्होंने बगैर किसी आइडेंटिटी के या जाली आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको किसी के से यहाँ पनाह दी हुई है, वो उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और जो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचेंगे, जो लोग पाकिस्तानी नहीं हैं बाय बर्थ, या जिन लोगों को पाकिस्तान की शहरियत मिली है आफ्टर ए सर्टेन डेट, खासतौर पे जो अफगान महाजरीन है, और इसमें मैं समझता हूँ कि और महाजरीन भी शामिल है जो क्रॉस द बॉर्डर, चाहे मगरब की तरफ से या मशरक यहाँ से भी आए हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे बंगाली लीगल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कराची में हैं। इन सब से पाकिस्तान की सोसाइटी को हम निकालें, ताकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बनाए, पाकिस्तानी के लिए। मुश्किल है, तकलीफ है, इसमें सेटबैक भी होगा टेम्पररी, लेकिन इन द लॉन्ग रन में ख्याल पाकिस्तान के बहुत फायदे में है, और ये सही कदम है। जैसा देखिए, इसमें ज्यादा तादाद तो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स की है, जैसा कि आज इंटीरियर मिनिस्टर ने भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की है। तो स्ट्रेटेजिकली ये डिसीजन लेना कितना आसान होगा, क्योंकि इस पे अफगान हुकूमत से भी बातचीत तो करनी पड़ेगी। और फिर यही हुआ है, बाढ़ लगाने में भी जो बहुत बड़ा चैलेंज आता था वो यही कि वहां से वो लोग नहीं चाहते थे कि बाढ़ लगे और ये पोरस जो बॉर्डर है इसकी पोरोसिटी खत्म हो सके। देखिए, रजिस्ट्रेशन उनकी तरफ से आएगा, जब उनकी इकोनॉमी पे ये 30 से 35 लाख 40 लाख लोग पहुंचेंगे वहां पर, तो उन पे बर्डन तो आएगा इनके ऊपर। और इसके नतीजे में मुझे ये भी डर है कि जिन्होंने अभी TTP को अपना तकरीबन प्रॉक्सी बना लिया हुआ है पूरी हुकूमत ने, उनके जरिए पाकिस्तान के खिलाफ शायद दहशतगर्दी की लहर भी एक उठे। लेकिन आज नहीं कल नहीं आपको एक कदम लेना है, और बहुत अरसे से बहुत से लोग बातें कर रहे थे। अगर अब प्रैक्टिकली इसकी तरफ एक कदम उठाया जा रहा है, तो एज ए नेशन मेरा ख्याल है, बार बार मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने जब ये लोग आए थे उस वक्त हम लोग इनको हमने बड़ा वेलकम किया, बड़ा इनके लिए अपना सारा, हमारे चाहे KP के लोग थे, बलूचिस्तान के लोग थे, पूरे पाकिस्तान में इनके लिए एक हमदर्दी के जज्बात थे, बहुत ज़्यादा इनका वेलकम भी किया, इनके लिए बहुत सपोर्ट भी किया। पाकिस्तान ने इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसान भी उठाया। पाकिस्तान में ये क्लैशन ऑफ ड्रग्स कल्चर आ गया, फिर पाकिस्तान, और अब पेशावर की शहर की हालत जाके देख लें, अब बाकी जो KP के शहरों की हालत जाकर देख लें, किस कदर हमने नुकसान उठाया। इसका शायद आम आदमी अंदाजा नहीं कर सकता। हम लोगों ने जो इस मामले के साथ ही रहे हैं, हमने देखा है कि हमने जितने भी हमने फरागदी का मुजाहरा किया है, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की नेक जज्बात, ज़ुबानी कलामी तो आते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसा इसमें एक स्टेक होल्डर और भी है जो अक़वाम मुत्तहिदा है और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, ऑब्वियसली वो इमिग्रेंट्स हैं, बेशक वो इलीगल है, लेकिन उनके राइट्स की बात करते हैं, और फिर यहाँ पर उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको उनके ऊपर स्पेंडिंग्स भी करते हैं। तो वहाँ से उनकी तरफ से इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके ख्याल में? जी होगा, ऑब्जेक्शन होगा। उनकी कोशिश ये होगी, ख़ास तौर पे देखिए, ये इसकी आड़ में बहुत से दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है दुनिया की, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही हैं। मत भूलिए इस बात को भी, इनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है, इस्तेमाल हो भी रहे हैं। इस चीज़ से होगा, इसमें प्रेशर आएगा आपको, खासतौर पर अमेरिका की तरफ से आएगा, बरतानी की तरफ से आएगा। मगरबी दुनिया तो इस आवाज़ उठाएगी इसमें, तो मगरबी दुनिया ले जाए इनको यहाँ से, काम करें उनके लिए। वही पैसा जो हमें दे रहे हैं वो पैसा अफगानों को दे दें जाकर। अब तो अब ये हुकूमत है ना उनकी, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, कोई गैर मुल्की वहाँ पे है नहीं है, वहाँ पैसा दे दें उनको, देने जाके। मर्जल साहब, एट द सेम टाइम वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सोवियत वॉर के बाद ये जो इतना बड़ा अफगान इन्फ्लक्स था रिफ्यूजीज़ का, उसको कैटर करने, और उसके बाद फिर ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग तो ऐसे जो जिनको सिटीजनशिप पे मिल गई है, फिर बहुत सारे ऐसा इन्फ्लक्स भी है जो जिनको आज हम इलीगल कह रहे हैं। तो ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि इसमें किन किन लोगों, किन मकामी लोगों का हाथ है। जी बिल्कुल, देखिए मकामी लोगों में ख़ास तौर पे पश्तून बेल्ट है, चाहे वो बलूचिस्तान में है और हमारे KP के मुख्तलिफ अज़ला में,
लोगों ने इनको यहाँ पे ला के रखा है, इनको अपने साथ बिठाया है, इनको अपने साथ मिला के अपने वोटर बनाने की कोशिश की है। इनको हमारे जो सियासी अशराफिया है उन्होंने भी इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये भी हुकूमत के इल्म में है, मेरा ख्याल है मीडिया भी सब जानता है कौन से ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों को तकलीफ तो होगी, यहाँ से रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से भी आएगा। पहले भी आपसे अर्ज की थी मैं। और जय साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है? कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि फौज के अंदर भी एलिमेंट पाया जाता है, कोर्ट मार्शल्स भी हो रहे हैं, ये जो खास तौर पे जो स्मगलिंग है क्रॉस बॉर्डर, इस पे जो फौजी अफसरान मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल भी होगा। यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अब वाकई उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो भले पाक अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों बॉर्डर कंट्रोल में, या कोई पॉलिटिकल एंटिटीज़ हों या दीगर लोग हैं, ये क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा और लोगों को सजाएं दी जाएंगी। जी देखिए, देर आया दुरुस्त आया। ख्याल है ये फैसला हमारी सियासी हुकूमतों के करने के थे, उन्होंने नहीं किए। अब हो रहे हैं फैसले ये, और इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। हमें देखना ही चाहिए कि उनकी नीयत क्या है और वो किस लिए कर रहे हैं। ये उनकी ज़ाती फ़ायदा तो कोई नहीं है इसमें। ख़ास तौर पे जब उन्होंने बात की ये कि भाई मुझे भी धचका लगा कि जो हमारे जो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्या वो इसमें मुलव्विस हैं? धचका लगता है इंसान को। अगर हैं, उनको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। आज से पहले इस तरह की कोई कार्रवाई हुई जनरल साहब? जी हुई है कार्रवाई है, और ये फौज तो जब भी ऐसे कोई इल्म में आती है, फौज की इंफॉर्मेशन मिलती है, कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें हमारे दौर में ही कार्रवाई हुई हैं, उससे पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। लेकिन ये अनाउंस करने का मकसद सिर्फ ये था कि फौजियों को भी अगर सजा मिल रही है तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक पॉलिसी डिसीजन ले तो लिया गया है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में क्या हर्डल्स होंगी, कितना चैलेंजिंग होगा, और फिर देखना तो ये भी है कि कहाँ से और कैसा कैसा इंटेंस रद्द-ए-अमल जो मुमकिन तौर पर वो भी आ सकता है, इससे कैसे नबर्दाज़मा हुआ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत हुई, जिसकी नशरियात बराह रास्त नशर की गई। और ये केस इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस केस का फैसला पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत पर गहरे नुकूश सब्त करेगा। क्योंकि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून तस्लीम कर लिया जाता है और इसका हक में फैसला सुना दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये तय हो जाएगा कि पार्लियामान सबसे ज्यादा खुद मुख्तार है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामान को एंडोर्समेंट मिल जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी इदारा इसके बनाए गए कवानीन में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इस केस के फैसले से बाज ताहयात होने वाले रहनुमाओं को रिव्यू अपील का हक भी हासिल होगा, जबकि 62F1 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 बरस तक होने की कानून साजी भी दुरुस्त तस्लीम होगी और पार्लियामान की खुद मुख्तारी बहाल होगी, जिसमें किसी भी पावरफुल इदारे बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी नाकाबिले कबूल तस्वुर की जाएगी। और इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं, और इन रिमार्क्स के जरिए कुछ सवालात भी उठाए हैं। आज समाअत के दौरान काजी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है, पार्लियामान कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये वाज़ेह किया कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पर कहा गया कि आइन को रौंद ले, बदल ले, इसका मतलब है जो चीफ जस्टिस आएगा वो उस वक्त का बेंच जो फैसला करेगा वही लागू होगा, आइन की तो कोई हैसियत नहीं रही। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पहले आइन आता है, फिर कानून आता है और फिर प्रेसिडेंट्स आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है तो ये गलत है, उनका काम कानून बनाना नहीं बल्कि इसकी तशरीह करना है। जिस प्रेसिडेंट्स के ताबे नहीं हूँ, मैं आइन और कानून को बरकरार रखने का हल्फ उठाए हुए हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बतौर चीफ जस्टिस मेरी पावर्स कम हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ रही है। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भी भूल जाते हैं। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि नज़रसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। माजी में वकला 184(3) के बेदरज इस्तेमाल पर तनकीद करते रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हस्बा कानून कभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं तरमीम केस में करार दिया कि अदालत आईनी तरमीम भी देख सकती है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आईनी तरमीम से बनता तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसका जायजा ले सकती थी। हल्फ में आइन के साथ साथ कानून की पाबंदी का भी तस्करा है। इस कमरे में लगी हुई जजेस की तस्वीरें भी हैं और वो लोग भी हैं
जो पार्लियामेंट को कोई कानून बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, और जब मार्शल लॉ लगते हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करते? उन्होंने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका मौक़िफ़ ये है कि अपील का हक ना हो, बस सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो हतमी हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने फर्द वाहिद को इख्तियारात देकर अच्छा काम किया? रेकॉर्ड एक्ट को दोबारा खोलने के लिए एडवाइजरी इख्तियारात के तहत इस्तेमाल किया गया। मौलवी तमीज़ुद्दीन नुसरत भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फर्द वाहिद जो आइन से खिलवाड़ करना चाहे वो कर ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हमें पार्लियामान की कदर करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने की तारीख को नहीं भूलना चाहिए। पहले हमारे सदर बार बार कहते थे कि फ़लाँ डॉक्टर आइन की दौर में केस नहीं सुने, फर्द वाहिद वाले या फौजी आमिर होते हैं या कोई और होते हैं। फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही का फैलाना है, सिर्फ चीफ जस्टिस का फ़ायदा नहीं बल्कि लोगों के फ़ायदे की बात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान का तहरीरी आइन है, एक शख्स आया और कहा गया कि ठीक है आइन को रौन दें, जब बाद में कोई वजाहत आएगी तो फैसला करेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा मार्शल लॉ दुरुस्त था, कभी कहा गलत था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम जंगल के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें या बच्चे दें? इस केस की समाअत पीर तक ये कहकर मुलतवी कर दी गई है कि इसकी समाअत मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद जल्द ही मुख्तसर फैसला भी जारी होने का इम्कान है। अब इस केस के जो लीगल जो पॉलिटिकल खास तौर पे इम्प्लीकेशंस है, लीगल तो है ही, सियासी डोमेन में क्या असरात मुरतब होंगे उस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार इमरान शफकत साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। देखिए, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना हाउस इन ऑर्डर आ जाएगा। वो जो हम ख्याल जजेस का तासुर था कम से कम वो ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन सियासत में अगर ये बिल कानून बन जाता है, यानी कानून बरकरार रखा जाता है इसको, जैसे पार्लियामान ने बनाया, तो फिर सियासत में क्या बौछार खड़ा कर सकता है? ये गालबन, बल्कि गालबन तो नहीं कहना चाहिए, हकीकतन तो यही था कि पार्लियामान ने ये जो फैसला किया था ये दो बुनियादों के ऊपर किया था। एक के जो पाकिस्तान का दस्तूर है, इसमें किसी के पास भी बादशाहाना जो इख्तियारात हैं, साबदीदी इख्तियारात और अनअकाउंटेबल जो इख्तियारात हैं, वो किसी के पास नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान के दस्तूर की मंशा ये है। दूसरा, जो वकला तंजीमें हैं उनका बहुत बड़ा कंसर्न था कि उनके मुकदमात या तो लगते नहीं हैं या फिर मर्जी के बेंच बनते हैं। बहुत कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही थी, तो लिहाजा एक जो इसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो ये थे। इससे भी जो बड़ा मुहर्रिक था वो ये था कि कुछ जज अपनी मर्जी करने के लिए या जो पॉलिटिकल हो गए थे, जिनके सियासी एजेंडे थे, उनसे बचने के लिए, क्योंकि बहुत से अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2017 से 2022 तक एक ही तरह के बेंच बनते रहे, एक ही तरह के मुकदमों के लिए, और एक ही पार्टी को रिलीफ मिलता रहा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। तो एक तो ये वाला इसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा कि अगर ये कानून जो है वो तस्लीम कर लिया जाता है, अदालत अपना जो फैसला है, जो उसने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, वो वापस ले लेती है या ये जो कानून मुअत्तल है, तो फिर इस कानून के बाद जो बेंच बने थे और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों को एतराज था, और वो कह रहे थे कि जब तक ये मामला तय नहीं किए जाते तब तक अहम मुकदमात की समाअत ना की जाए, जिनमें से एक मुकदमा जो है वो जो ये नैब से मुतल्लिक जो पार्लियामान के तरमीम के हवाले से था, एक वो भी है। इस तरह के और कई मुकदमात हैं, तो वो उन मुकदमात की हैसियत मशकूक हो जाएगी, क्योंकि बेंच का वैसे तो होता ही है कि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शंस अमूमन कानून के जुबान में इसको कहा जाता है कि अगरचे किसी कानून की वजह से कोई भी जो है वो मामला अगर हो गया हो गड़बड़, लेकिन उसके नतीजे में जो अदालतें फैसले दे चुकी हों उनको कलअदम करार नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा दूसरा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तकसीम थी, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है, और एक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान का एक जो हम ख्याल ग्रुप था वो कुछ और तरीके से चल रहा था। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के आज़ादमंद जज थे वो कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इन चीज़ों के पहले फैसले होने चाहिए। तो जो इसका सियासी जो असर निकलेगा वो ये ऐसे मुकदमात, मेरा ख्याल है कि शायद वो वापस हो जाएं जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जिनके असरात पड़ रहे हैं।
ठीक, ये तो उस वक्त हो गया ना, जाहिर है जिस वक्त से जस्टिस काजी फायज ईसा ने किसी भी बेंच की तश्कील को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देकर चैम्बर वर्क शुरू कर दिया था। वो अपने चैम्बर में थे, किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे, हियरिंग नहीं कर रहे थे, और प्रिंसिपल पोजीशन उनकी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्योंकि कानून बन गया है और उसके बाद तमाम तर बेंचेस की तश्कील 3 जजेस की मुशावरत के साथ होनी चाहिए। यानी उसके बाद से जो उमर अता बंदयाल साहब ने बेंच बनाए और जो फैसले उन बेंचेस ने दिए, इसका मतलब ये कि उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो होगा और वो तमाम तर फैसले गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिए जा सकते हैं। नंबर 1 ये। दूसरी चीज ये कि आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से ये लगा सर कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है वो ऊपर है, यानी पार्लियामान का बनाया हुआ कानून ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। इसका मतलब फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान के बनाए हुए कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट चीज जो एक और जो लीगल इसका एस्पेक्ट है वो ये कि पार्लियामान ने एक और कानून भी यानी तरमीम की थी और वो 62(1)(f) के अंदर तरमीम की गई थी और उसमें जो ताहयात नाअहली है उसको खत्म करके 5 साल किया गया था। क्या उसका भी फायदा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को होगा? मेरा ख्याल है कि वो जो था सादा कानून साजी की गई थी, हालांकि जो 62(1)(f) है वो एक दस्तूरी मामला है और ये मामला आने वाले दिनों में अदालत में फिर चैलेंज हो सकता है। चैलेंज से मुराद ये है कि अगर मुझे मेरे नॉलेज में नहीं कि पेंडिंग है या नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ये डिबेटेबल एक इशू है और इसका फैसला अदालत नहीं करना है कि क्या पार्लियामान, वैसे तो सियाह सफेद और जो तयशुदा असूल है उसमें रेफरी पाकिस्तान की अदलिया ही है कि जब कोई तस्फिया करना पड़े तो वो 2-3 सूरतें होती हैं। एक रेफरेंस की सूरत होती है और एक जिस तरह आप कह लें कोई रेफरेंस सदर भेज सकता है या फिर कोई पिटीशन 184 जो 3 है उसके तहत आ सकती है। तो उस पर मेरा ख्याल है कि ये एक फैसला तलब मामला है। इसमें मुझे लगता है कि आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसमें तरमीम होनी चाहिए थी। सादा कानून साजी जो है उसके जरिए जो है वो आइन में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अच्छा, उसके अलावा एक रिव्यू पिटीशन का मामला भी है। देखिए 184(3) की जुरिस्डिक्शन में रिव्यू मौजूद नहीं था, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी थी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के या लीगल फ्रेटर्निटी के रिजर्वेशंस भी थे 184(3) की इस जुरिस्डिक्शन को लेके। तो आपको लगता है कि अब ये जो अगर ये कानून बन जाता है तो रिव्यू पिटीशन का इख्तियार कम अज कम नवाज शरीफ के केस में या जहांगीर तरीन के केस में जहाँ पर लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन थी, अब उनको रिव्यू का कम अज कम इख्तियार मिल जाएगा जिसका फायदा होगा? देखें, बात ये है कि ये इंसाफ के बुनियादी जो असूल हैं, जो जौहर होता है, ये उसके ही खिलाफ है। यानी इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ बात है कि आप किसी शख्स को या किसी भी मामले के ऊपर जो लास्ट फोरम है जस्टिस का या अदालत जो आखिरी अदालत है वहां पर एक फैसला हो जाए और उसके खिलाफ कोई अपील सुनने वाला ना हो या उसमें अपील का ही हक ना हो। आप ये भी ना कह सकें कि मेरे साथ ज्यादती हुई है या फलां चीज़ें जो हैं वो अदालत ने नहीं देखी। ये इंसानों का माशरा है और इसीलिए जिन्होंने ये कानून बनाए हैं या जो अदालत निज़ाम इंसाफ बनाया है उसमें अपील का हक रखा है कि मैक्सिमम एक मामले को 2-3 जगहों तक जो है वो ऑब्जर्व किया जाए और उसके ऊपर नज़रसानी की जा सके, उसका अदालती जायज़ा लिया जा सके। तो ये इंसाफ का बुनियादी तौर पर कत्ल था। तो पहले तो जो कानून बना था वो 184(3) के तहत जिन लोगों के खिलाफ भी फैसले हुए थे उनको महदूद वक्त के लिए ये एक ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को बजाते खुद, अगर सुप्रीम कोर्ट ये खुद नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की पार्लियामान को 184(3) के तहत थोड़ी सी तशरीह कर देनी चाहिए कि अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो कहाँ तक है और किन किन मामलात में है। तो वैसे तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके ऊपर बड़ी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब आपके वक्त के लिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने के लिए हुकूमत वक्त ने एक और बिजली बम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बिजली की फी यूनिट कीमत ₹3.28 उसमें इजाफे का इतलाक कर दिया गया और यह इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जिसका इतलाक फौरी होगा और मार्च 2024 तक बरकरार रहेगा। इस इजाफे से
पाकिस्तान के गरीब आवाम की जेबों से तकरीबन 46 अरब रुपए इजाफी निकलवाए जाएंगे। 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने से घरेलू सारिफीन पर पड़ने वाले बोझ की बात करें तो मालूम होता है कि सिर्फ 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 328 रुपए 14 पैसे माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सारिफीन पर 656 रुपए 28 पैसे माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा और 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपए 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। 500 यूनिट्स वाले सारिफीन को 1140 रुपए इजाफी बिल आएगा और 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन माहाना 1596 रुपए इजाफी अदा करेंगे। यानी यूं जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किए जाने वाला वो भी भारी भरकम इजाफा 146 अरब रुपए जिसका तखमीना लगाया गया है वो भी सादा लो आवाम की जेबों से वसूल किए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।